चलिए स्टार्ट करें। बहुत दिनों के बाद फिर से मतलब जो है सेट कराने आ गए। सेट नंबर क्या है? 9 नहीं है, 10 है। नमस्कार साथियों, प्रतिभा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर लेकर आए हैं सेट नंबर 10। जैसा कि कंटिन्यू सेट चल रहा था, हमने बताया था कि ये सेट तकरीबन 25 सेट चलेगा और 20-20 क्वेश्चन है, तो 25 दूना 50 यानी 500 टोटल क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे हो वो, और उसका डिस्कशन जो अनुभव है मेरा वो कराया जा रहा है। आप लोग भी पढ़ रहे होंगे कहीं ना कहीं मन लगा के, और उम्मीद है कि इस बार जो है हो जाना चाहिए। इस बार चूकना नहीं है, इस बार हो जाना चाहिए, उम्मीद करेंगे। और आप लोगों के साथ मेरा आशा भी है, मेहनत बेकार नहीं जाने दीजिएगा, क्योंकि हम भी अपना समय जो है कहीं ना कहीं आपको दे रहे हैं। तो मेरा भी समय बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी समझते हैं इस बात को। बातें नहीं करेंगे, क्लास स्टार्ट करते हैं। और हम लोग आज फिर 20 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, और 2 क्वेश्चन जो छूट गया था सेट नंबर 9 में, उसका डिस्कशन जो है कल वाला सेट में कर लेंगे। ठीक है? तब तक थोड़ा सा एनर्जी लाइए आप लोग। देखिए, एक बात हम बताते हैं, सफल होना सब चाहता है, कामयाबी सबको चाहिए। ये उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। क्या उम्मीदें लगा के बैठ जाने से कामयाबी मिल जाएगा? कभी नहीं, किसी को नहीं मिला है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत के भट्ठी में अपने आप को झोंक देंगे, मेहनत के भट्ठी में अपने आप को झोंक देंगे। या तो जल के निकलेंगे, नहीं तो सोना बन के निकलेंगे। या तो जल के निकलेंगे और नहीं तो सोना बन के निकलेंगे। ठीक है ना? आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है। यदि वो किस प्रकार का थर्मामीटर होगा? तो गैस थर्मामीटर नहीं होगा। मार्कर चेंज कर लेते हैं। रेड कलर से हमको जहां तक लगता है कि डिस्कशन बहुत अच्छा रहता है, अभी तक जितना कराए है उसमें लाल कलम का जो है प्रभाव बहुत अच्छा रहा है। इसीलिए ना कहा गया है जिंदगी में कि लाल कलम नहीं लगना चाहिए। लाल कलम जो है बहुत खतरनाक है। नौकरी पर अगर लाल कलम लग गया, इसका ये मतलब है कि आप गए नहीं। और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य भी अधिक होता है, इसलिए उसका उपयोग खतरा के संकेत में करते हैं। नहीं तो लाल से डिस्कशन कराने पर आप लोग देखे होंगे कि वीडियो बहुत अच्छा खूबसूरत बन रही है। तो हम भी लाल से ही डिस्कशन कराएंगे, और जितनी बातें लाल कलम से लिख देंगे वो एकदम VVITTI। VVI मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और TTI मतलब ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट होगा। बढ़ जाएगा। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह किस प्रकार का थर्मामीटर? तो इसका एक कॉन्सेप्ट है, यहां से निकल जाएगा आपको। आप लोग भी क्या कीजिएगा, बनाइएगा। एक कॉन्सेप्ट है मेरे साथियों, इसको सिखाते हैं। इसको बहुत इत्मीनान से सीखना, बहुत अच्छा से सीखिएगा, क्योंकि यह सीखने वाली चीज है। इसको इसको ऐसे बांटिए। यह है 0 डिग्री सेल्सियस, यह है 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा आयुष, पानी नहीं लाए हो? इतना गर्मी पड़ रहा है, कुछ तो करो मेरे लिए। यह 800 डिग्री सेल्सियस, और इसके आगे कुछ ना कुछ है। अब आप लोग को हम कॉन्सेप्ट जो दे रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट से एक नहीं हजारों क्वेश्चन निकलेंगे। और आपको पता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन हम सेट नहीं करते जिसपे कॉन्सेप्ट ना हो, क्योंकि हम आए हैं आपको कंफ्यूजन दूर करने, डाउट दूर करने, उस गहराई तक आपको डुबाने आए हैं जहां तक आप जा नहीं पा रहे हैं।
तैराक तो है लेकिन किनारे पे तैर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप पूरे गहराई तक जाए। एक गोताखोर बनिए, एक गोताखोर बनिए और समुद्र के अंदर से जाकर उसकी क्या निकाल के लाइए, बालू निकाल के लाइए। क्योंकि समुद्र में अगर हम हाथ डाले हैं तो कुछ ना कुछ निकाल के निकलेंगे। अगर उसका बालू भी निकाल लिए तो समझिए कि हमने कुछ निकाला है। समुद्र का बालू निकालना भी बहुत बड़ी चीज है। नहीं, चलिए, जीरो से पीछे जो भी डिग्री होगा वह सब जो होगा वो दौड़ होगा। ये उस किस अवस्था में होगा? इसको हम लोग जैसे देखते हैं जल। यदि 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस होगा, अगर 0 डिग्री सेल्सियस से, अच्छा माफ कीजिएगा, जल नहीं बल्कि ठोस होगा। क्या होगा? ठोस होगा। जितना जो ठोस पदार्थ है, जैसे बर्फ देख लीजिए, बर्फ हो गया। 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच जो होगा वो द्रव अवस्था में होगा। कैसा अवस्था में होगा? जिसको हम लोग पानी के रूप देते हैं। यदि 100 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस होगा तो वह होगा गैस। क्या होगा? गैस। और 800 डिग्री सेल्सियस से आगे जब होगा तो ये होगा प्लाज्मा रूप। क्या होगा? प्लाज्मा। यही प्लाज्मा के वजह से, सबसे पहले तो ये प्लाज्मा क्या है? ये पदार्थ का चौथी अवस्था। आपको पता है कि पदार्थ का 5 अवस्था है टोटल: ठोस, द्रव, गैस। प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन। तो ये जो प्लाज्मा अवस्था है, ये प्लाज्मा हो जाता है सूर्य के ताप, सूर्य के तापमान में होता है। बल्ब के अंदर देखे होंगे, बल्ब के जलते हुए, तो उसके अंदर भी प्लाज्मा होता है। बल्ब के अंदर प्लाज्मा होता है। बल्ब के अंदर तापीय प्रभाव, तापीय प्रभाव ये प्लाज्मा के कारण आते हैं। ठीक है। और इसको मापने के लिए पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर का उपयोग करते हैं। पाइरोमीटर क्या करता है? यह उच्च तापमान को मापता है। उच्च उच्च तापमान को मापता है। तो ये जो होगा कि 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान को मापेगा। और क्रायो इंजन जो होता है वो निम्न तापमान को मापता है। क्रायो इंजन, आप इसका नाम सुने होंगे, पूरा बदनाम हो चुका है। ये निम्न तापमान को मापता है। और सूर्य के तापमान को बोलोमीटर से मापा जाता है। सूर्य का जो तापमान है इसे बोलोमीटर बोलोमीटर से मापते हैं। तो इस सवाल का पूरा साक्षात पोस्टमार्टम है, पूरे सवाल का। आगे बढ़ते हैं और दूसरा सवाल को देखते हैं कि दूसरा सवाल क्या है। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? एक काइनेटिक ऊर्जा से संबंधित सवाल है और हमने आज 2 न्यूमेरिकल रखे हैं और कल से हर सेट में 2 से 3 न्यूमेरिकल होंगे, क्योंकि ट्रेंड बढ़ गया है। अब एग्जामिनर क्या करता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी डाल रहा है और उसका लेवल भी अच्छा खासा है। हम सोच रहे थे कि एक बैच लाए और उसी में इसको करवा दे, लेकिन मेरे पास समय की बहुत अभाव है, मरम्मत चल रहा है, तो इसी में 2-2, 3-3 करके 25-30 सेट तक कराते हैं। फिर आवश्यकता पड़ी तो 25-25 क्वेश्चन का न्यूमेरिकल लाके करा देंगे, चैप्टर बाय चैप्टर, यूट्यूब पर ही, ऑफलाइन में नहीं। यूट्यूब पर भी हो जाएगा, क्योंकि ऑफलाइन में अभी मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। ठीक है।
दो समान द्रव्यमान है, मतलब द्रव्यमान समान है, यानी कि m1 m2 दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है। कि वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो ये पहला गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हुआ, तो दूसरा का यह होगा हाफ mv²। आप जानते हैं कि वेलोसिटी दोनों का अलग अलग होगा, मास तो दोनों का एक है, फिलहाल तो ये दोनों का एक ही है, बोला है सवाल बोला है। तो उनके बेगों का अनुपात क्या होगा, तब बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे सवालों को बनाने की जरूरत नहीं, हम बना के बता देते हैं आपको विद सेकेंड, मतलब क्वेश्चन देखेंगे आंसर ठोक देंगे, क्वेश्चन देखेंगे आंसर ठोक देंगे, समझे, ऐसा कॉन्सेप्ट देते हैं। पहले बना देते हैं, काइनेटिक एनर्जी 1 बटा काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर होता है हाफ mv² बटा हाफ mv²। क्योंकि मास समान है तो दोनों कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, दोनों का वेग अलग अलग निकलेगा। इसका काइनेटिक एनर्जी 1 देले है 4, तो लिख लेंगे हम लोग 4। इसका दिए हुए है 9, तो दूसरा का लिख लेंगे 9। अब बच्चल क्या है, v1 के होल स्क्वायर बटा v2 के होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे उधर रूट चढ़ेगा, तो 4/9 रूट ओवर v1 बटा v2, यानी इसको तोड़ेंगे तो वर्गमूल निकालेंगे तो जाएगा 2/3 और बराबर में v1 बटा v2, यानी v1 अनुपात v2 निकालेंगे तो 2:3 निकल गया। क्या निकला, 2:3। ये इसका आंसर है। अब हमको एक बात बताते हैं, दो कॉन्सेप्ट हमको बताने दीजिए, आप थोड़ा सा समय दीजिए, और दोनों से धक धक क्वेश्चन निकलेगा, एग्जाम में जाओगे सट सट मार के चल रहोगे। और बिहार पुलिस में स्टेट लेवल के एग्जाम में इस टाइप के बहुत सारे फिजिक्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आपको सिखाते हैं। चलिए इसी में सिखाते हैं, इसको मिटा के थोड़ा सा, क्योंकि ये सामने रहेगा। चलिए एक नया पेज लेके सिखाते हैं। मान लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी बोला, तो आप जानते हो कि हाफ mv² होता है, सबको पता है ना जी। इसमें क्या कहेगा सवाल में कि कोई दो वस्तु है, ठीक ना, और मान लो कि काइनेटिक एनर्जी 2 बार दे दिया, 2 बार दे दिया। अगर सवाल कहेगा क्वेश्चन नंबर 1 कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान समान है, क्या है, समान है, और वेग दुगुना किया गया है, क्या किया गया है, वेग को 2 गुना किया गया है, 2 गुना। तो किसको 2 गुना किया गया है, वेग, तो वेग के सामने रखेंगे कितना, 2 गुना। तो चूंकि मास तो परिवर्तन नहीं हुआ है, द्रव्यमान में कोई चेंजिंग किए है, नहीं किए है, केकरा में चेंजिंग की है हम लोग, वेग में। तो वेग यानी 2, तो 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो फिर काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 4 गुना, क्या गुना हो जाएगा 4। अगर दुगुना करेगा वेग को तो उसका स्क्वायर गुना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। यदि कहेगा कि अधिया हुआ है, वेग कितना हुआ है, अधिया हुआ है, अगर कहेगा कि वेग आधा हुआ है, क्या हुआ पैनल को, वेग यदि आधा हुआ है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, पैनल हीट कर जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत करता है। हाँ, वेग अगर आधा हुआ है, आधा मतलब 1/2, तो हम क्या करेंगे, वेग आधा करेंगे तो 1/2 कहने का मतलब स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 4, यानी कि 1/4 हिस्सा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। यदि 3 गुना करेगा तो 3 के स्क्वायर 9 गुना, चौगुना करेगा सुनो, चौगुना करेगा तो 16 गुना, पंचगुना करेगा 25 गुना। अगर कहेगा कि 3/4 किया है तो अब कहे गुना, तो 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 9/16 गुना। कहेगा कि नहीं 2 पूर्णांक 1/2 गुना किया है, तो इसको तोड़ लेंगे, 2 दूना 4 1 5/2, यानी 5 के स्क्वायर 25, 2 के स्क्वायर 4, यानी कि 25/4 गुना। तो ये ट्रेंडिंग किया है, तो पहला कॉन्सेप्ट ये है। और द्रव्यमान भी बढ़ाएगा, मान लो थोड़ा देर की द्रव्यमान बढ़ाएगा, जैसे हम क्वेश्चन एक और देते हैं। ओह कोई डिस्टर्ब कर रहा है, बोर्ड तुम्हारा कहाँ मिट रहा है। अब मान लो कि दूसरा कंसेप्ट इसमें द्रव्यमान को परिवर्तन करता है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हम एक्स्ट्रा सिखा रहे हैं फैक्ट से,
मान लो कि द्रव्यमान कितना किया है, 2 गुना, और बेग छोड़ दिया जस के तस, सामान रख दिया, मतलब जैसो के तैसो छोड़ा, कुछ नहीं किया, इसमें कुछ नहीं किया, इसमें क्या किया, कुछ नहीं किया। अब कहेगा कि बताइए काइनेटिक एनर्जी में क्या परिवर्तन होगा, तो हाफ mv²। इसके साथ तो कोई छेड़छाड़ किया ही नहीं गया है, द्रव्यमान को क्या किया है, दुगुना, तो ये दुगुना किया है, तो एकरा जय गुना करेगा काइनेटिक एनर्जी, तो ये गुना रह जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर नहीं होगा। अगर कहेगा 2 गुना तो 2 गुना काइनेटिक एनर्जी, 4 गुना तो 4 गुना, 1/2 तो 1/2 गुना, 5/2 तो 5/2 गुना, 7/3 तो 7/3 गुना। मतलब जितना गुना द्रव्यमान करेगा उतना ही गुना काइनेटिक एनर्जी रह जाएगा। ठीक है, अगर दोनों को चेंज कर दे, तीसरा कंसेप्ट है कि मान लो कि दोनों को चेंज करे, फिर से सुनना, इसको कहा 2 गुना और इसको कहा 4 गुना, कहेगा कि द्रव्यमान 2 गुना कर दिया अब बेग 4 गुना कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो हाफ mv²। रख लो वैल्यू, 1/2 जस के तस, द्रव्यमान का गुना किया है 4 गुना, अब बेग कितना किया है 2 के स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 चौका 16, तो 16 गुना। तो इसको भी बनाने की जरूरत नहीं है, बस क्या करो द्रव्यमान को जस के तस दुए लिखो, और चूंकि जानते हो कि बेग स्क्वायर हो जाता है, तो 4 के स्क्वायर कितना होगा, बोलो ना जान, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 दूना 32, यानी कि 32 गुना, माफ कीजिएगा ये जरूर कुछ कहीं झोल हुआ है, अच्छा उल्टा रख दिए थे। हाँ हाँ, द्रव्यमान 2 गुना किया था, अब बेग 4 गुना किया था, तो 4 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16 दूना 32, यानी क्या गुना किया, काइनेटिक एनर्जी कितना गुना हो गया, 32 गुना हो गया। एक क्वेश्चन हम आपको शॉर्ट में देते हैं, और आप लोग अपने जल्दी कॉपी में बना के दिखाइए, हमको देखना चाहते हैं कि आप सीखे कि नहीं सीखे। 3 क्वेश्चन देते हैं, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना है, मास दिया है 2 गुना और बेग समान, मतलब कोई परिवर्तन नहीं किया है, नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि काइनेटिक एनर्जी आपको बताना है जिसमें मास नो चेंज किया है और बेग को 1/2 गुना कर दिया, मतलब अधिक किया है। तीसरा क्वेश्चन बताना कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा अगर द्रव्यमान को 3/4 गुना किया जाए और बेग को 2/3 गुना किया जाए। इस तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में डालना है। हम हट जाते हैं, क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बनाइएगा, और ईमानदारी से अगर सीखे तब, और नहीं तो वीडियो पीछे करके फिर से देखिए, हमने इस पे पूरा मेहनत किया है। फिर कल एक क्वेश्चन लाएंगे इस पे और फिर सिखाएंगे, क्योंकि ये पूछता है, हम बेग से भी पूछता है, P = mv, उससे भी पूछता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, डिस्कशन में आंसर लगाए थे। हाँ चलिए, इतना आराम से कौन सिखाएगा ऑनलाइन में, कोई नहीं सिखाएगा। ऑनलाइन में इतना आराम से नहीं सिखाएगा, ये ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन का मजा है। आप लोग ऑफलाइन में जुटिए हमारे संस्था से, प्रतिभा फाउंडेशन से, अगर आसपास में है तो आ जाइए, आपको एकदम जो है बना देंगे उस लायक, एग्जामिनेशन हॉल में जो है आपका कलम बिल्कुल नहीं रुकेगा, क्वेश्चन देखकर कलम रुकेगा नहीं, एकदम हाथ चलते रहेगा, सट सट मारते चले आओगे। एग्जाम से निकलने के बाद एकदम हंसते हुए निकल के कहोगे अरे हम जुटे हुए कहाँ थे, नहीं पता चला। ऐसा ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है एक कार्य करता है पास्कल के सिद्धांत पे। किसके सिद्धांत पे, पास्कल के सिद्धांत। जो पेन है, पेन जो हम लिख रहे हैं, जो नीब जो चल रहा है ऐसे घस रहे हैं, यह पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो आप लोगों को याद रखिएगा कि कलम का नीब जो हम लिखते हैं वो पास्कल के सिद्धांत पे काम करता है। दाब का ऐसा मतलब क्या है, पास्कल। दाब का ऐसा मतलब, दाब का ऐसा मतलब क्या है, पास्कल या टोर या बैरोमीटर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी होता है। न्यूटन को लिख सकते हैं हम लोग क्या, न्यूटन बराबर होता है ना केजी मीटर स्क्वायर है,
तोड़ो तो इसको, एफ बराबर होता है एम ए, तो एम मतलब केजी, ए मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और गुने में यहाँ मीटर स्क्वायर ऑलरेडी है, तो एम से एम कट गया, तो ये आ जाएगा केजी सेकेंड इनवर्स टू मीटर इनवर्स, केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स ए, तो इतना मात्रक होता है दाब का। आप तो खाली पास्कल जानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जानते होंगे तो ये भी जान गए होंगे कि बैरोमीटर होता है, क्योंकि बैरोमीटर से, बैरोमीटर का अगर एक चीज़ और लिख लीजिएगा आप लोग, बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर धीरे धीरे गिरे तो मौसम साफ है, अगर एक बार एक गिर जाए तो तूफान आने वाला है, और धीरे धीरे ऊपर जाए तो क्या होगा, बारिश आने की संभावना है, यही बारिश आने की संभावना है। चलो ठीक है, अब आपको कुछ और भी ऑप्शन में दिख रहा है, उसके बारे में बता देते हैं। बर्नौली प्रमेय, इसको थोड़ा सा आप लोग नोट कर लिए होंगे तो मिटाते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत बताते हैं क्या है। आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है, इसको उत्प्लावन का सिद्धांत भी कहते हैं, उत्प्लावन, उत्प्लावन, उत्प्लावन सिद्धांत। इसमें एक बल लगता है, उत्प्लावन बल, इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा जगह चाहिए हमको। इसमें एक बल लगता है, उत्प्लावन बल। कौन बल लगता है? उत्प्लावन बल। इसमें दो प्रकार के बल होते हैं, हम इसको अच्छा से सिखा सकते हैं। मान लो कि नदी में पानी है, और एक डब्लू जो है ये है भार बल, क्या है, और W1 जो है ये है उत्क्षेप बल, उत्क्षेप बल। अब तीन प्रकार के कंडीशन आते हैं, क्या प्रकार के कंडीशन आता है? तीन प्रकार के कंडीशन आते हैं। अब तीन प्रकार के कंडीशन कौन कौन आते हैं से सुनना, ये बहुत जरूरी है, इसको सीखना है हर हाल में, इसको क्या करना है? सीखना है। मान लो कि पहला कंडीशन ये है कि भार बल W है, और दूसरा कंडीशन ये है उत्क्षेप बल W1 है। क्या है? भार बल W है और उत्क्षेप बल W1 है, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है, अच्छा इसको साफ से लिखते, रुकिए, इसको अच्छा से गो हो जाएगा ना, हाँ हाँ करने से नहीं सीख पाएंगे, हाँ हाँ करने से नहीं सीख पाएंगे, सीखना है हम लोगों को। हम लोग क्या करना है? सीखना है, हम लोग सीखने आए हैं, हम लोग सीख के तब जाएंगे। मान लेते हैं कि ये एक बल लग रहा है W1, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? W1 तो नीचे से ना लगे उत्क्षेप पर, ये भार बल है W, क्या है? W भार बल है, तो भार बल नीचे की ओर लगेगा, और उत्क्षेप बल W1 ऊपर की ओर लग रहा है। तो पहला केस आया कि W1 और W और W1 लगा हुआ है, यदि भार बल बड़ा हो जाएगा W1 से तो वस्तु डूब जाएगा। क्या करेगा? वस्तु डूब जाएगा। हम ठेठ हिंदी में समझा देंगे, अभी शांत रहिए। केस नंबर 2, यदि W अगर W1 के बराबर हो जाएगा, यानी भार बल उत्क्षेप बल के बराबर हो जाएगा, तो वस्तु पानी में तैरेगा, पानी में तैरेगा। और केस नंबर 3, थोड़ा सा है डायरेक्ट पेज हिट हो रहा है यार। केस नंबर 3 इसको समझिएगा। केस नंबर 3 है, यदि W अगर उत्क्षेप बल से हल्का हो जाएगा तो फिर वस्तु जो है पानी के ऊपर तैरेगा, पानी के ऊपर तैरेगा। ये 3 केस है। तो पहला केस कौन हुआ? अगर भार बल उत्क्षेप बल के बराबर नहीं, बल्कि अगर भार बल अधिक हो जाएगा तो वस्तु क्या करेगा? डूब जाएगा। वस्तु क्या करेगा? डूब जाएगा। यानी वस्तु क्या करेगा? डूब जाएगा। इसको डुबाओ, इसको डुबाओ। ये W बड़ा है और उत्क्षेप बल क्या है? छोटा है।
तो ये क्या करेगा, डूब जाएगा। अगर भार बल और उत्क्षेप बल दोनों क्या है, बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर है, तो वस्तु बीच में ही तैरेगा। और अगर भार बल कमजोर है, यानी कि कमजोर है, उत्क्षेप बल ज्यादा है, W1 ज्यादा है, तो वस्तु ऊपर तैरेगा, पानी के ऊपर तैरेगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब हम 3 कंडीशन यहाँ लिख दिए, जिसको नोट कर लीजिएगा, हम आपको समझा देते हैं। जैसे हम जिंदा प्राणी हैं और हमको तैरने नहीं आता है, पानी में जैसे ही डूबेंगे तो हमारे शरीर का वजन जो है उस पानी के वजन से अधिक है, तो हम क्या करेंगे, डूब जाएंगे। डूबने के बाद 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा के बाद हमारे शरीर से क्या होगा, मेरा अवशेष जो है हमें हल्का कर देगा, मतलब मेरा भार जो है पानी के अंदर कम जाएगा। जैसे ही कमेगा तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे उपलाना चालू कर देंगे। जैसे जैसे कमेगा तैसे तैसे पानी के ऊपर, और एक ऐसा समय आएगा 4 दिन 5 दिन के बाद कि मेरा बॉडी का अंदर का पूरा ताकत खत्म हो जाएगा और हम पूरा हल्का हो जाएंगे। तो उत्क्षेप बल जो है, अंदर का बल है, सीधे धक्का मार के हमको पानी के ऊपर छोड़ देगा और धारा के साथ हम क्या करने लगेंगे, बहने लगेंगे। समझ में आया, समझ में आया आप लोगों को? फिर से समझाते हैं। जिंदा शरीर जो है अगर तैरने नहीं आता था, पानी के अंदर क्या करेगा, डूब जाएगा। डूबने के बाद आप मर जाइएगा। मरने के बाद शरीर क्या होगा, धीरे धीरे हल्का होगा। अगर पानी के बराबर, मतलब उत्क्षेप बल के बराबर आपका शरीर का बॉडी हल्का हो जाएगा, तब पानी के अंदर उपलाते रहिएगा, पानी के अंदर उपलाते रहिएगा, और पूरा हल्का हो जाएगा तो सीधे ऊपर आ जाएगा। क्या कि उत्क्षेप बल आपको क्या करेगा, अंदर से बल लगा के ऊपर फेंक देगा और पानी के ऊपर आप आके तैरने लगेगा धारा के साथ साथ। तो सब कहेगा, अरे देखो ये लाश जा रहा है, लाश जा रहा है, ये बॉडी जा रहा है, मरा हुआ बॉडी जा रहा है। नहीं, तो वही बात है, अगर उत्क्षेप बल भार बल से अधिक हो जाए तो वस्तु तैरेगा, यदि बराबर हो जाए तो बीच में तैरेगा, और कम हो जाए तो डूब जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए, तो एक कॉन्सेप्ट आपको क्या करना था, सीखना था। ये हर हाल में क्या करना था, सीखना था। इसको हम लोग जो है सिखाए हैं। अब आते हैं आपको आर्किमिडीज के सिद्धांत में एक नोट और देते हैं जो बहुत जरूरी है। आज वीडियो लंबा जाएगा क्योंकि आराम से क्लास ले रहे हैं, थोड़ा सा लंबा जाएगा वीडियो, लेकिन सिखाते हैं, सीखिए, ठीक ना। अब हाली हाली देखने के चक्कर में ये नहीं कि सीखवे नहीं किए और चल गए वीडियो छोड़ के, तो जाते रहिए, घूमते रहिए, भटकते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। एक ट्रिक है जो आप लोग लिख लीजिएगा, ये आपको काम देगा। जो तैरेगा, जो तैरेगा या जिसमें डूबेगा, जिसमें डूबेगा, जो तैरेगा या जिसमें डूबेगा उसका घनत्व कम, उसका घनत्व क्या होगा, उसका घनत्व कम। जो तैरेगा, जो तैरेगा या जिसमें डूबेगा उसका घनत्व क्या होगा, कम। दूसरा है जिसमें तैरेगा, जिसमें तैरेगा या जो डूबेगा, जो डूबेगा उसका घनत्व क्या होगा, अधिक, उसका घनत्व क्या होगा। तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है जो हम आपको बताए। इसका आंसर तो पास्कल था, हम बता चुके आपको। ये नोट कर लीजिए। हम आपको बर्नौली के प्रमेय के बारे में बताते हैं, न्यूटन के गति के नियम के बारे में सेट नंबर 9 में पूरा क्लियर किए हुए, चित्रा चित्रा उड़ाए हुए। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। अब थोड़ा सा स्पीड पर आते हैं क्योंकि समय का भी तकाजा है हमारे पास, और वीडियो का लेंथ अगर बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, तो थोड़ा सा हम लोग तेज पढ़ेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं और बर्नौली के प्रमेय के बारे में लिखना चालू कीजिए। बर्नौली के प्रमेय क्या है, देखिए बर्नौली के प्रमेय में कोई वस्तु ये है, ऊपर की ओर जाएगा, अगर ऊपर की ओर जाएगा तो दाब कमता है। क्या होता है, दाब कमता है। नीचे की ओर जाएगा तो दाब क्या होता है, बढ़ता है। यही कारण है कि बर्नौली के प्रमेय के सिद्धांत पे ही ये आधारित है। गेंद जो है, गेंद, क्रिकेट वाला गेंद जो ऐसे फेंकते हैं,
तो गिरने के बाद स्पिन करता है, मतलब घूम जाता है। फेंकेंगे इधर और लेफ्टी खेल रहा है तो इधर से आके विकेट के अंदर घुस जाएगा, पता नहीं चलेगा, बोल्ड हो जाएगा। तो ये बर्नौली के प्रमेय के सिद्धांत पर आधारित है। तो आप लोग लिखिएगा गेंद का स्पिन होना, स्पिन होना। दूसरा है हवा भी यार देखे होंगे, तूफान बहता है तो किसी किसी का छप्पर उड़िया जाता है। हमरो पहले उड़िया जाता था, अब तो खैर चलो छत के घर हो गया, अब नहीं उड़ियाता है, अब चड्डी उड़ियाता है और पड़ोसिया के घर में चल जाता है। समझे? तो तूफान उफान आने वाला होता है तो सबसे पहले हम निकल के और जल्दी जाके पहले चड्डी बनियान जितना होता है हलियाली हम पकड़ते हुए पहले इसको सरिया लो, ये उड़ के एकदम जो है ओकरे पास जाबे करेगा, उस तरफ के दूसरे के पास भी नहीं जाता है। ये हाल है, ठीक ना? तो लिख लीजिएगा थप्पड़ का उड़ जाना, ये भी है बर्नौली प्रमेय। तीसरा है बर्नौली प्रमेय के कारण ही लोटा को हम ऐसे फेंकते हैं तो वो क्या करता है, घूर 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 नचता है। चाहे लड्डू, लोटा चाहे लट्टू का नचना, नचना, ये बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पे आधारित है। पुच्छल तारा, पुच्छल तारा, पुच्छल तारा का शीर्ष भाग पृथ्वी की तरफ और उसका पूंछ ग्रह के तरफ बर्नौली के प्रमेय के सिद्धांत पर ही आधारित है। बर्नौली के प्रमेय के सिद्धांत के कारण ही हेलीकॉप्टर उड़ता है, हवाई जहाज नहीं, फिर सुनो, हेलीकॉप्टर उड़ता है। नीचे क्या करता है, दबाव बढ़ाता है तो अब ऊपर क्या करता है, वो उड़ता है। हेलीकॉप्टर रनिंग थोड़ा में लेता है, आप लोग देखे होंगे खड़े खड़े धीरे 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 उड़ना चालू कर देता है। तो पंखा चलता है, नीचे का दबाव बढ़ाता है, ऊपर का दबाव कम जाता है तो ऊपर क्या करता है, उड़ जाता है। एक चीज लिखिएगा जो कल आईसीआर के एग्जाम में पूछा था, बुनसेन बर्नर, साफ से लिखिएगा, बुनसेन बर्नर, ये बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। बुनसेन बर्नर कल आज 10 तारीख है, कल 9 तारीख था, कल आईसीएआर का एग्जाम हो रहा था, एसएससी ले रहा है टीसीएस, उसमें पूछा हुआ था कि बुनसेन बर्नर किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो ए बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। और जो भी क्वेश्चन ट्रेंडिंग है, जो एग्जाम अभी हो रहा है, उसका क्वेश्चन बैंक बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन रिपीट होता है। 1998-97 का क्वेश्चन बैंक नहीं देखिए, वो पुराना हो गया। अभी जो ट्रेंडिंग है, अभी का जो पैटर्न है, उस पर प्रैक्टिस कीजिए, तब आप बहुत करीब पहुंचिएगा, मेरा जहां तक मानना है। उसके बाद आपको ये चीजें आपको पता चल गया, लोटा नचता है, आंधी में छत का उड़ जाना, हवा में लोटा का घूर्णन करना, पुच्छल तारा का पूछ आकाश की ओर तथा उसका शीर्ष भाग पृथ्वी की ओर होना, ये सब बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर आधारित है। बढ़े आगे, इस क्वेश्चन को हम अच्छा से सिखा पाए, इसका सारा ऑप्शन बता पाए। न्यूटन के गति के 3 नियम है जो प्रिंसिपिया नामक बुक में आया था 1687 ईस्वी में, इसके बारे में हम बता चुके हैं। सेट नंबर 9 को पढ़िए, और सेट नंबर 9 को आप लोगों ने प्यार दिया है, तहे दिल से प्रणाम है, तहे दिल से प्रणाम है। भरोसा नहीं था कि आप लोग इतना प्यार दोगे, दिल के गहराई से प्रणाम है, दिल के गहराई से, ठीक ना? क्लास में बने रहिएगा और इसी प्रकार से प्यार दीजिए। हम प्यार के बहुत भूखे इंसान हैं, बहुत भूखे हैं। हमें कोई प्यार देता है ना तो हमें एनर्जी और आती है और हम और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, और ये सबके साथ होता है। आप लोगों ने जो प्यार दिया उस वीडियो को अतुलनीय है, हम तुलना नहीं कर सकते बाकी वीडियो और उस वीडियो का, बहुत मतलब जो है अंतर है। हमने बोला था मम्मी पापा के बारे में कि आप लोग जो है आई लव माई मदर, आई लव माई फादर लिखिए, आप लोगों ने भी लिखा। मैंने उस कमेंट्स को देखा है, बाकी वीडियो का कमेंट नहीं देखते, उस वीडियो का कमेंट भी देखे। उस मेरे भैया खुद जो है वो हमें वो जताए है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम भी अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं।
उसमें सब आते हैं, भैया भी है, पापा भी है, भाभी भी है, भतीजा भी है, सब लोग बहुत प्यार करते हैं उन लोगों से। चलिए इमोशन को कंट्रोल करते हैं क्योंकि वीडियो है, क्लास को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि एग्जाम है आगे। नहीं, चौथा नंबर क्वेश्चन करते हैं, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस रे बउआ। 4 डिग्री सेल्सियस के बारे में आपको एक बात बताते थे, इसको दो तरीका से सीखना है, इसको दो तरीका से सीखना है, लेकिन हम आपको एक ऐसा तरीका सिखा देते हैं जो दोनों तरीकाओं को भूल जाना। यह 4, देखो दो बातें आएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा। क्या होगा? अधिकतम होगा। और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन न्यूनतम होगा। क्या होगा? न्यूनतम होगा। अब सीखना कैसे से सुनो, ये तो ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम है, आयतन न्यूनतम है। अब मान लो कि हमको सवाल देगा, एक सवाल है, क्वेश्चन है कि 2 डिग्री सेल्सियस से कोई पानी को 6 डिग्री सेल्सियस हम लोग क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। तो बताइए कि उसके घनत्व में क्या परिवर्तन होगा। अब बताइए कि उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। तो पहला सवाल तो है कि घनत्व के बारे में पूछा है, तो आप लोग लिख लीजिए 4 डिग्री सेल्सियस पहले, इसके आगे और इसके पीछे भी कुछ ना कुछ होगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस से पहले जो होगा 3 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, ये ना आएगा, फिर माइनस में चला जाएगा, आगे फिर प्लस में चला जाएगा। इसका ये मतलब है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो होगा, पहले क्या करेगा, घनत्व के बारे में कर रहे हैं, तो पहले ये क्या करेगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। फिर 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। और उसके बाद घटना चालू हो जाएगा। क्या होगा? घटेगा। कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया ये बात? 4 डिग्री सेल्सियस पर अगर 2 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस अगर जाना है तो पानी का घनत्व पहले बढ़ेगा, फिर अधिकतम होगा, फिर धीरे धीरे घटना चालू हो जाएगा। अगर यही पूछता आयतन, ये घनत्व का केस है, ये कहाँ का केस है? घनत्व का। अगर आयतन के केस की बात करें, आयतन, तो आयतन में क्या करेगा? पहले घटेगा, फिर 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर क्या करेगा? बढ़ेगा। बस यही कंसेप्ट है बाबू साहब, इसी से क्वेश्चन लगना है, इसी से सारा क्वेश्चन सट सट निकलेगा। और कंसेप्ट है, बहुत को नहीं समझ में आता है, गो 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 कर जाओगे, समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। और गो गो करने से काम नहीं चलने वाला, कॉपी में लिख लोगे, रट्टा मार लोगे और समझ में आया नहीं, तनको क्वेश्चन हुआ घुमा सीधे घुस जाएगा, बुझलो। तो इसलिए सीखना पड़ेगा आपको, ये सीखना पड़ेगा, नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल में परेशान हो जाओगे, कलम नहीं चलेगा तुमसे, रुक जाएगा। तू भी सोचोगे कि ये तो थे, मामले समझ में नहीं आया, लगता हम क्या करूं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसको हम समझा पाए अच्छा से। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग कितना भाग समुद्र से ऊपर रहता है? तो समुद्र से ऊपर रहता है 1/10 भाग, मतलब समुद्र के अंदर कितना रहता है? 10, और 1 कहाँ रहता है? ऊपर। कोई दिक्कत किसी को? समुद्र के अंदर कितना रहता है? 1/10 भाग, मतलब पानी के ऊपर 1 भाग और पानी के नीचे 10 भाग, ठीक ना। अब सुनना है मेरी बात, 1/10 जो डाटा है, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/10 जो होता है श्रुति निर्बंध भी होता है, श्रुति निर्बंध, मतलब हम कोई चीज को देखते हैं तो हमारे आंख पर उसका असर 1/10 सेकंड तक ही रहता है, दृष्टि निर्बंध उसको कहते हैं। 1/10 दृष्टि निर्बंध। अगर हम कोई चीज सुनते हैं कान में तो उसका अंश जो है 1/10 भाग तक हमारे कानों तक असर करता है। अगर हम कोई चीज आंखों से देखते हैं तो उसका 1/10 सेकंड तक वह चीज हमारे
आंखों पे असर डालता है। और पानी के अंदर 1/10 भाग, मतलब 1 भाग ऊपर और 10 भाग नीचे रहता है। ये तीनों कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिए, ये आपको जरूरत पड़ेगा। आगे बढ़ जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसमें सीखना पड़ेगा कुछ चीजें, कुछ चीजें आपको सीखना पड़ेगा। इसके लिए क्या सीखना पड़ेगा, तो कलर का कॉम्बिनेशन। प्राथमिक रंग जो होता है, ये होता है आर बी सी। हम लोग इसको फॉर्मेट में लिखते हैं आर बी सी, मतलब रेड, ब्लू, ग्रीन। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री भी होता है, और आर में भी यानी रेड में ब्लू मिलाएंगे तब बनेगा मेजेंडा। कहीं कहीं जी भी लिखता है यहाँ, तो मेजेंडा का स्पेलिंग में आप लोग गलती नहीं ठहरा दीजिएगा, जेड भी होता है मेजेंडा। अगर ब्लू में ग्रीन मिलाएंगे तो बनेगा सियान कलर, पीकॉक ब्लू जिसको बोलते हैं, पीकॉक नीला। पीकॉक नीला यानी कि पीकॉक ब्लू, इसको बोलते हैं सियान। सियान। और रेड में ग्रीन मिलाएंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा पीला। ठीक है, और बाकी सब कलर अगर मिलेगा, ए वाला, ए वाला, ए वाला, ए वाला, ए वाला और ए वाला, तो सब कलर मिला के बनेगा व्हाइट यानी कि श्वेत। एक कलर बनने का कॉम्बिनेशन है, और जो मिल मिल के बन रहा है उस सेकेंडरी कलर कहलाता है। हम बता देते हैं आपको थोड़ा सा। सेकेंडरी कलर देखिए, जैसे इसको याद करने का एक ट्रिक है, लिख लीजिएगा ट्रिक, ट्रिक लिख लीजिएगा, याद करने का ट्रिक है, जब है तो इसका यूज करेंगे। ट्रिक लिखिएगा, ला मैं, ला मैं नीले पिकॉक को, नीले पिकॉक को हरा पिला दूं। मतलब लाल, मैजेंडा, नीला, पिकॉक, हरा, पीला, बस इतना ही ना है। ला मतलब लाल, मैं मतलब मैजेंडा, नीला मतलब नीला, पिकॉक मतलब पिकॉक नीला, गो साइलेंट है, हरा मतलब हरा, और पीला मतलब पीला। तो ला मैं नीले पिकॉक को हरा पिला दूं, ये ट्रिक है। सेकेंडरी कलर क्या क्या हो जाएगा, तो आर में बी जोड़े है, मतलब रेड में लिखिएगा द्वितीयक कलर, द्वितीयक कलर है। आर में बी जोड़े, यहां से पूछता है क्वेश्चन, आर प्लस बी जोड़े है तो हमको एम मिला है मेजेंडा। बी में जी जोड़े हैं तब हमको क्या मिला है, सियान, सियान। और आर में जी जोड़े है तब हमको क्या मिला है, वाई। क्या मिला है, वाई। ये सब कॉम्प्लीमेंट्री है। अब एक चीज और हम आपको बता दें कि अगर आपसे पूछेगा कि पूरक रंग क्या है, पूरक रंग, तो पूरक रंग भी हम कर सकते हैं। पूरक रंग वह रंग, वह रंग जो इसे व्हाइट बना दे। जैसे देखिए ब्लू में येलो जोड़ेंगे, आप देखिए रेड में सी जोड़ रहे हैं
यानी कि आर में सी जोड़ रहा है, आर में सी जोड़ रहा है तब भी व्हाइट बन रहा है। ब्लू में येलो जोड़ रहा है मतलब बी प्लस वाई तो भी व्हाइट बन रहा है। जी में यहाँ क्या है एम जोड़ रहे हैं यानी एम में जी जोड़ रहा है तो भी व्हाइट बन रहा है नहीं। और ये सारा कलर जोड़ रहे हैं तो भी तो व्हाइट बन रहा है, तो भी क्या बन रहा है व्हाइट बन रहा है। यानी आर प्लस बी प्लस जी जिसको प्राथमिक रंग बोलते हैं तीनों जोड़ते हैं तो भी क्या बन रहा है। तो इतना देखे, सॉरी माफी चाहेंगे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, ये चीजें आपको सीखना था। अब आइए सवाल को पढ़िए, थोड़ा सा हम आपको सवाल बड़ा करके दिखा देते हैं। सवाल का पेज बड़ा करते हैं और अब आपको दिखाते हैं जो सिखाए हैं। इस पेज को यहाँ लगाते हैं और अब आपको पढ़ाते हैं। यदि मैजेंडा पीले रंग यानी कि एम प्लस वाई ये दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रत्येक छेद का रंग जो होगा लाल होगा। बिल्कुल सही है, सही तो है, सही तो है। यदि मैजेंडा कथी बोला है, यदि मैजेंडा और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं मतलब मैजेंडा और येलो काटेगा तो रेड हो जाएगा, नहीं व्हाइट होगा, व्हाइट। गलत है, पहला गलत है। तब क्या बनेगा, मैजेंडा में पीला जोड़ेंगे तो व्हाइट बनेगा। हमने यहाँ लिखा भी है, हमने नीचे लिखा भी है, आप देखिए कॉपी में लिखे हैं, आप नीचे देखिए। यदि सियान यानी कि सी अब प्लस एन मतलब सी प्लस एम रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते तो नीला रंग बनेगा। देखिए तो मैजेंडा ही यहाँ है, सियान ही है, दोनों पहली बात है कि काट ही नहीं रहा है, और काट ही नहीं रहता कहाँ बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, तो यहो गलत है। यानी कि इसका आंसर न तो एक न ही दो होगा। कंसेप्ट समझे, कंसेप्ट से ही क्वेश्चन निकलता, बिना कंसेप्ट के क्वेश्चन नहीं निकाल सकता है कोई भी, समझे। कौन रट्टा मारेगा, केवल एक केवल दो, इनमें से एक इनमें से दो, रट्टा मारने से हो जाएगा। एक कंसेप्ट जिसके पास रहेगा वो कर लेगा कि ओ इससे ए नहीं निकल रहा, इससे ए निकल रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायु की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर, मतलब कि एक समुद्र है, समुद्र के निकट मैक संख्या 1 है और बाद में वह 15 किलोमीटर ऊंचाई पर चल गया है, तो एक पर जा रहे वायु की चाल अधिक हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, ऊंचाई बढ़ने से मैक संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऊंचाई बढ़ने से, नोट लिख लो, ऊंचाई बढ़ने से, ऊंचाई बढ़ने से मैक संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब तो पहला गलत। ध्वनि की गति परिवर्तित माध्यम के ताप पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही। ध्वनि का गति ताप, आर्द्रता या नमी, चाहे सूक्ष्म हो, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, इस सब पर निर्भर करता है। हम आपको लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा, लिख लीजिएगा। ध्वनि का गति, तापमान, आर्द्रता, और आर्द्रता में दो बात, नमी होगा चाहे सूक्ष्म होगा, ये दोनों अलग अलग कंडीशन है। नमी होगा चाहे सूक्ष्म होगा, प्रत्यास्था, ये सब अगर बढ़ेगा, ये सब अगर बढ़ेगा तो ध्वनि का तापमान, ध्वनि का चाल क्या होगा, ध्वनि का चाल बढ़ेगा, ध्वनि का चाल क्या होगा बढ़ेगा। नोट में एक और बात लीजिएगा, दाब से ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दाब से ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इसका हो गया तो मैक संख्या के बारे में थोड़ा सा हम आपको कुछ बातें पढ़ा दे, यदि हो गया होगा तब। मैक संख्या के बारे में हम आपको बता दें कि मैक संख्या क्या होता है। एक पेज ले लेते चाहते तो, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इतना ही में हो जाए। देखो मैक संख्या के बारे में बताते कि मैक संख्या जो होता है ये 4 कंडीशन को फॉलो करता है। एक तो होता है 1 से छोटा, एक होता है 1 के बराबर, एक होता है 1 से बड़ा, और एक होता है 1 से बहुत बड़ा।
ये 3 को चिन्ह दिया मतलब बहुत बड़ा, या 1 से नहीं 5 से कर दो, 5 से बड़ा। अगर 1 से बड़ा होगा तो ध्वनि हम लोग जो है नहीं सुन सकते हैं, यानी कि इसको बोलेंगे अध्वनिक, ध्वनिक। अगर 1 के बराबर होगा तो ध्वनि सुन सकते हैं हम लोग, यानी कि ध्वनिक। क्या होगा? ध्वनिक। 1 से बड़ा हो जाएगा तो इसको लिखेंगे पाराध्वनिक, मतलब इसको भी हम लोग ध्वनि नहीं सुन सकते हैं। और 5 से बड़ा हो जाएगा तो इसको लिखेंगे अति पराध्वनिक। कंसेप्ट क्लियर? ठीक है। यदि 1 से छोटा हो जाएगा तो अध्वनिक, मतलब हम लोग ध्वनि नहीं सुन सकते हैं। 1 के बराबर हो जाएगा तो ध्वनिक, मतलब हम लोग सुन सकते हैं। 1 से छोटा हो जाएगा, नहीं बड़ा हो जाएगा तो पराध्वनिक, और 5 से बड़ा हो जाएगा तो अति पराध्वनिक। और अभी तक कोई भी वायुयान ऐसा नहीं बना जो अति पराध्वनिक हो, मतलब उसका मैक संख्या 5 से अधिक हो जाए। अमेरिका में भी नहीं बना है, पूरे वर्ल्ड में अभी तक ऐसा कोई नहीं बना है, लेकिन संभावना है आगे बनेगा। हाँ चलो हलियाली करा देंगे। अरे है समझाना तो हम क्या करें, आगे बढ़ जाए। चलिए अपने हिसाब से वीडियो को सही से देख लेना, इस वीडियो में बहुत ज़्यादा कचरा हुआ है। अब इस सवाल को देखिए, ऐसा सवाल पूछता है, इसमें एक ट्रिक है आपको। पटना, पटना, पटना पसंद है? पटना हमको भी बहुत पसंद है। पी से हो जाएगा पृथ्वी, ए से हो जाएगा अग्नि, टी से हो जाएगा त्रिशूल। थोड़ा सा फास्ट फास्ट करते हैं। ए से हो जाएगा नाग, और ए से हो जाएगा आकाश। ये जो है पृथ्वी, ये सरफेस टू सरफेस पे मार करता है। अग्नि भी सरफेस टू सरफेस पे मार करेगा। फिर फूल जो है सरफेस टू आकाश जाएगा। नाग एंटी टैंक है, एंटी टैंक। और आकाश सरफेस टू सरफेस जाएगा, याद रखिएगा। पृथ्वी सरफेस टू सरफेस, अग्नि सरफेस टू सरफेस, त्रिशूल सरफेस टू आकाश। नाग एंटी टैंक है। नाग के अलावा अर्जुन, अर्जुन भी एंटी टैंक है। अर्जुन, अर्जुन भी एंटी टैंक है। 2 का नाम और आएगा आपको, आएगा एक आएगा पिनाका। ये जो है मल्टी सेक्टरल, मल्टी सेक्टरल लॉन्चिंग सिस्टम, LAUN, लॉन्चिंग सिस्टम, मतलब बहुप्रणाली लॉन्चिंग सिस्टम है। मतलब इससे एक बार में 1 से अधिक मिसाइलें दागी जा सकती है। 1 से अधिक क्या, 20-20 को 30-30 को दागेंगे हम लोग। निशांत, अब हम लोग मिलाते हैं, इसका कूट दिए होंगे, कूट रहा होगा। चलिए पृथ्वी जो है, पृथ्वी पिनाका बहुप्रणाली रॉकेट प्रणाली है। त्रिशूल क्या है? त्रिशूल जो है त्रिशूल है सतह से सतह, अब मान लो अभाव है तो सतह से वायु कौन जाएगा? सतह से वायु त्रिशूल जाएगा। त्रिशूल कौन जाएगा? सतह से वायु। पिनाका मल्टी। निशांत युद्ध क्षेत्र के निरीक्षण है तो दूरस्थ चालित। और पृथ्वी सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस। चलो यहाँ मिलान कर दिया, कूट था, टाइपिंग नहीं हो पाया था। आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि समय बहुत हो चला है। अब थोड़ा सा तेजी से करते हैं। हम जितना लेकर आए थे कंटेंट तैयार करके, अब सिखाने में लग गया टाइम एक्स्ट्रा, तो हम क्या कर सकते हैं। हालांकि सिखाए ना, कुछ मर मजाक तो नहीं ना किए पूरा। चलिए 1 आध 2 दिन होना भी चाहिए। रेडियम को कौन खोजा? देखिए पेनिसिलिन को खोजा था आपको, एक्सरे को खोजा था रोंटगेन। तो C का 4 यहाँ है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। चेचक सबसे पहला खोजने वाला टीका है जो जेनर खोजा था जनरेटर चला के। तो जनरेटर चलाए तो चेचक मिला सबसे पहले। तो D का 3 यहाँ है, तो ये ऑप्शन तो कटले, मतलब ये आंसर सही है। अब बाकी सब शेड्यूल्ड में सज गया, बाकी सब शेड्यूल्ड में खोज गया। इसका ये मतलब पेनिसिलिन को फ्लेमिंग खोजे, रेडियम को मैडियम खोजे। पेनिसिलिन को फ्लेमिंग खोजे, रेडियम को मैडम क्यूरी खोज दिए। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ जाते हैं। इस टाइप का देखिए बहुत सारा मतलब जो है वैज्ञानिक है जिसने कुछ ना कुछ खोज किया है, लेकिन आप लोग किताब का भी सहायता लीजिए
सब कुछ डिस्कशन में थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा। आप लोग लिखना चालू कीजिएगा इसका डिस्कशन। रक्त परिसंचरण, विलियम हार्वे, विलियम हार्वे खोजा था। दूसरा लिखिए आप लोग, रक्त समूह, इसको कौन खोजा? लैंड स्टीनर। ये एग्जामिनर पूछता है, जो पूछता है उसको हम लोग हर हाल में बताएंगे। पोलियो का टीका, टीका पोलियो, अच्छा पोलियो का टीका कौन खोजा, ड्रॉप कौन खोजा? देखिए पोलियो का टीका खोजा था सल्क, जॉन ई सल्क, और ड्रॉप खोजा था सिबेन, सिबेन। पोलियो का हो गया। अब आप लोग लिखिए, हम लिखाते हैं डिस्कशन से। लिखिएगा, विटामिन, विटामिन को खोजा फंक, 1911 में प्रस्तावित हुआ, 1912 में खोज हुआ। 1911 में प्रस्तावित हुआ, 1912 में सारा विटामिन खोजना चालू हो गया। रेबीज का टीका, लुइस पास्चर, लुइस पास्चर। आप लोग लिखिएगा, हृदय प्रत्यारोपण, मेरा दिल तुम्हारे पास है, क्रिश्चियन बर्नार्ड, क्रिश्चियन बर्नार्ड। इंसुलिन, इंसुलिन, विलियम बैटिक। जीवाणु, ल्यूवेन हॉक। विषाणु, इवानो वास्की। सब लिख लीजिए, यहां से पूछा जाता है। और ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन में मापा जाता है, ये याद रखिएगा, ये पूछता है। भूख लगे क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम अफबाऊ का सिद्धांत से संबंधित है। अफबाऊ के सिद्धांत में 4 बातें आते हैं, SPDF। इसमें 2, इसमें 4 जोड़ो तो 6, फिर 4 जोड़ो तो 10, फिर 4 जोड़ो तो 14। इस प्रकार से जो है सेल को भरेगा, इस प्रकार के क्या करेगा, सेल को भरेगा। जैसे इसको भरने में क्या होगा, पहले ध्यान से सुनिएगा आप लोग, पहले कम ऊर्जा वाला भर जाएगा, पहले कम ऊर्जा वाला भरेगा, उसके बाद उससे अधिक ऊर्जा वाला, उससे उसके बाद बढ़ते चला जाएगा। पहले कम ऊर्जा, उसके बाद उससे ज्यादा ऊर्जा, उसके बाद उससे ज्यादा ऊर्जा, उसके बाद उससे ज्यादा ऊर्जा, और इसी प्रकार से क्रम क्या करेगा, भरेगा। अब आपको हम एक बात बता देते हैं, 1s, इसको खूब सीखे होंगे आप लोग। 1s भर जाएगा तब 2s, उसके बाद आप लोग भरे होंगे 3p, उसके बाद भरे होंगे 2p 3p, माफ कीजिएगा 2p 3p, और उसके बाद कितना 4s, उसके बाद कितना 3d, 4 कितना बोलो ना भाई 4p, 5s। इस प्रकार से क्या करेगा, सेल भरेगा। ये अफबाऊ के सिद्धांत के नियम से संबंधित है। आप लोग इसको क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डाटा क्या करता है, पूछा जाता है। हाइजेनबर्ग का निश्चितता सिद्धांत जो होता है, इसका याद रखिए कि π/2h, ये फॉर्मूला होता है, ये डायरेक्ट पूछा हुआ है। बिहार पुलिस का ही क्वेश्चन पूछा है कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता जो सिद्धांत है उसका समीकरण क्या है, तो π/2h, ये ऑप्शन में था π/2h। ये सीधा पूछा हुआ क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन बैंक बनाइएगा तो मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल क्या है। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है ग्रेगर GM काउंटर से, GM काउंटर से, GM काउंटर से।
गाइगर मूलर काउंटर, गाइगर मूलर काउंटर, बस बस। हाइड्रोमीटर से पानी का घनत्व मापा जाता है, आमीटर से विद्युत धारा का माप होता है, सीस्मोमीटर से भूकंप की तीव्रता ग्राफ का माप होता है। बढ़े आगे, पोस्टमार्टम हुआ सारा क्वेश्चन का। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी है? Al2O3, हम दो चार को लिखा देते हैं। Al2O3, ZnO, CO और PbS, ये सब उभयधर्मी है, मतलब अम्ल भी है और क्षार भी है। उभयधर्मी मतलब अम्ल भी है और क्षार भी है, दोनों वाला बिहेवियर है इसके अंदर, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए 13 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन को पढ़िए। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, यही तो गलत है। ये क्वेश्चन तो कई बार करा चुके हैं सेट में, सेट नंबर 1 2 3 4 जाके देखिए, दो बार 3 बार क्वेश्चन आया होगा, क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं लगातार, इसलिए हम इसको बार बार कराते हैं। बाकी सब ठीक है। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, बिल्कुल सही है। तो ये पूछा था गलत कौन है, तो जब सही है तो ये गलत थोड़े है, हमको तो गलत वाला ना ढूंढ के देना है। तो वही गलत था, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन नहीं होता। किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, बिल्कुल सही है। किण्वन की प्रक्रिया ईस्ट के रूप में ईस्ट की उपस्थिति में होता है, ईस्ट के उपस्थिति में होता है, और इसके लिए ऑक्सीजन होना ना होना, ऑक्सीजन होने की जरूरत नहीं है। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। पायरुविक अम्ल का निर्माण ईस्ट के उपस्थिति में होता है, और इसी के वजह से शरीर में लैक्टिक अम्ल बन जाता है। जब हम लोग खूब रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, तो शरीर में थकान महसूस होता है, इसी के वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न से कौन सा कथन सही है? मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 42 ऑटोसोम होते हैं और 4 मतलब 2 जोड़िया लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। कथन सही है, गलत है। मनुष्य में 22 जोड़ा गुणसूत्र होता है। अब तू कहोगे 22 जोड़ा कैसे? इसको ऑटोसोम बोलते हैं। 23 जोड़ा मतलब 46 होता है, 22 जोड़ा में क्या होता है? ऑटोसोम बोलते हैं, इसीलिए इसी को। इसमें क्या होता है? 22 प्लस XX और 22 प्लस XY, मतलब XX जो है ये इंडिकेट करता है कि बालिका होगा, पुत्री होगा, और XY में XS स्पर्म जो है ये सूचित करता है कि बालक होगा। क्या होगा? बालक होगा। तो 22 22 44, एक 45 और एक 46 है ना। तो मनुष्य में गुणसूत्र 23 जोड़ा होता है, लेकिन 22 प्लस XX और 22 प्लस YY मिल जाते, इसको ऑटोसोम कहते हैं। वही सवाल था। तो ये बात जो है ये क्या है, क्या है, सही है कि गलत है? तो एक गलत है। मैं पूछा था सही कौन है। जेनेटिक्स को GD वाटसन 1906 में नहीं, जेनेटिक्स को GD वाटसन 1906 में नहीं दर्शाया था। मेंडल पहला वैज्ञानिक था जिसने 1886 में एक जीन को विरासत के रूप में देखा था ना। जीन को मेंडल नहीं देखा था, मेंडल आनुवांशिकता का नियम दिया था मटर के पौधा पर, ये जीन को नहीं देखा था। मतलब ए सही है। DNA अणु 2 सर्पिल सीढ़ियों की तरह एक दोहरी पेचदार संरचना डबल हेलिक्स मॉडल जिसको कहते हैं बनाने वाले 2 लंबे पॉलीन्यूक्लियोटाइड रेखाओं से बना होता है, ये सही है। समझे? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अमीबा और पैरामीशियम द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया में मूलभूत अंतर क्या है? वे दोनों कोशिका की संपूर्ण सतह से भोजन ग्रहण करते हैं। नहीं, हम आपको बता दें, अमीबा जो है ना, अमीबा के किसी भी हिस्सा से, अमीबा जो है अपने शरीर के किसी भी हिस्सा से भोजन कर लेता है। कुटपात के माध्यम से, कुटपात के माध्यम से अमीबा
शरीर के क्या है कि अमीबा का कोई फिक्स आकार नहीं है, ये कहीं से भी भोजन कर लेता है। ये पूछ रहा है कि एक निश्चित संपूर्ण सतह से भोजन ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन पैरामीशियम के बारे में बताते हैं आपको। पैरामीशियम जो होता है इस सीलिया के वजह से भोजन करता है। सीलिया, इसका आकार चप्पल की आकृति का होता है। तो ये गलत है। अमीबा अपने कोशिका के संपूर्ण सतह से और पैरामीशियम अपनी कोशिका पर मौजूद 4 स्थानों से भोजन ग्रहण करता है। 4 स्थानों से क्या होता है? एक स्थान से भोजन ग्रहण करता है। अमीबा विशिष्ट स्थान से भोजन ग्रहण करता है, जबकि पैरामीशियम 2 स्थानों से भोजन करता है। ये भी गलत है। अमीबा कोशिका की संपूर्ण सतह से और पैरामीशियम केवल विशिष्ट स्थान से भोजन करता है। ये सही है। कोशिका पैरामीशियम को भोजन करने के लिए सिलिका मदद करता है और अमीबा कुटपाद के माध्यम से भोजन करता है संपूर्ण सतह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने में मदद करता है? संकुचनशील राजधानी। एकलौता क्वेश्चन था, बिहार दरोगा का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, 2018 का। 4 कोष्ठीय हृदय होता है स्तनधारी में, 4 कोष्ठीय होता है। सरीसृप में 3 चेंबर होता है। मछली में 2 गो, उभयचर में 3 गो। अब आपको एक बात बता दे, स्तनधारी में 4 चेंबर। स्तनधारी के हृदय में कई चेंबर? स्तनधारी के हृदय में 4 चेंबर। अब आपको एक चीज बता दे, सरीसृप, ये लिखा चुका है सरीसृप। सरीसृप में भी 4 होता है, 4 चेंबर। पक्षी वर्ग में भी 4 गो। लेकिन सरीसृप में नोट लिख लीजिएगा, ये स्पेशल मगरमच्छ है, ये है सरीसृप, लेकिन इसमें 3 गो चेंबर होता है। नहीं 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 नहीं, सरीसृप में 3 चेंबर होता है, मगरमच्छ में 4 चेंबर होता है। माफ कीजिएगा मेरे भाई, सुधार कीजिए सुधार कीजिए, थोड़ा सा छहल गया। हाँ, पक्षी में 4 चेंबर होता है। कॉकरोच में 13 चेंबर होता है। और केचुआ के पास 5 गो हृदय होता है। कई गो हृदय? 5 हृदय। मतलब अपना सबके पास तो 1 गो दिल है, केचुआ के पास 5 गो दिल होता है। सोचो कितना मेहरबानी होगा। नहीं, केचुआ का 5 हृदय होता है, उस 5 हृदय में टोटल 13 चेंबर होते हैं। कितना? 13 चेंबर। होते हैं। ये इसका डिस्कशन है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं तो ऐसा जानवर को कंगारू कहा जाता है। देखो, एक जानवर होता है मार्सुपिटियल, मार्सुपिलिया किस्म का जो जानवर होता है, मार्सुपियल किस्म का जो जानवर होता है, वो अपना बच्चों को पेट के थैली में रख के चलते हैं। जैसे बंदर देखे होंगे आप, अपना बच्चा को पेट के नीचे उसका थैली होता है, उसी में रख के तब पेड़ पर चढ़ेगा। कंगारू, कोआला, ये सब। तो हमने फिगर भी लाया है, बॉम्बेट, सुगर ग्लाइडर, कोआला, ऑप्सम, कंगारू, नॉम्बैट, टैस्मेनिया डेविल, क्वाल, वैली, ये सब एक ऐसे प्राणी है, इसको मार्सुपिटियल प्राणी कहते हैं। और यह जानवर क्या करता है, अपने बच्चों को पेट की थैली में लेके तब साथ में चलता है। अपने बच्चों को पेट की थैली में लेके तब साथ में चलता है, उसके पेट में एक थैली होता है। इस प्रकार के जो जंतु होते हैं। और एक कंगारू जो होता है, ये अविकसित बच्चा पैदा करता है, अविकसित बच्चा पैदा करता है। मतलब इसका बच्चा जो होता है एकदम अविकसित होता है, बाहर आने के बाद विकास करता है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, कोआला भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया का शायद राष्ट्रीय पक्षी भी है, क्या बोलते हैं, कंगारू। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी शायद नहीं है, ये है। मेरा जीके जीएस इतना भी कमजोर नहीं है जितना आप समझते हैं। जीएस तो देख ही रहे आप लोग, ठीक ना। एक सवाल और है जो हम लोग कर लेते हैं। खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक तो भूमिगत ताना है। केसर
वर्तिकाग्र है। वर्त वर्तिकाग्र है। क्या है? वर्तिकाग्र है, जिसको एस्टिग्मा बोलते हैं। उसके बाद है अफीम। अफीम जो होता है ये एक, हम आपको बता दें, अफीम जो होता है ये पैपेवर सोमनिफेरम, पैपेवर सोमनिफेरम, इसका पत्ता होता है। इस पत्ता के अंदर दूध होता है व्हाइट व्हाइट, इसी दूध से निकालते हैं अफीम। कोई कोई किताब कुछ कुछ लिख देता है, लेकिन आपको एग्जाम में ऑप्शन ही रहेगा। किताब में लिखता है कली से हो जाता है, ये से हो जाता है, वो से होता है, कुचर कुचर पिचर पिचर में नहीं रही। साफ जानिए जो एग्जामिनेशन में हॉल में ऑप्शन मिले। ऑप्शन मिलेगा पेपेवर सोमनिफेरम, इसको मारिएगा आप लोग। पत्ता में दूध होता है, उसी दूध को निचोड़ कर हम लोग अफीम निकालते हैं, जो एक मादक पदार्थ है, विषैला पदार्थ है, जिसको हम लोगों का सेवन नहीं करना चाहिए। उससे आंख की रोशनी, दिमाग की क्षमता चली जाती है। एक है केसर, बता दिया आपको। अब लौंग, लौंग पुष्प कली से निकलता है। और लीची, लीची का खाने वाला भाग है एरील। सेब, सेब का पुष्प मांसल, पुष्प मांसल, ये सब खाने वाला भाग है इसका। ठीक है, और क्वेश्चन है क्या? चलिए साथी, आज मात्र 19 क्वेश्चन था जो लगा हम डिस्कशन कराए। अब सेट नंबर 11 फिर कल होगा, कंटिन्यू होगा। अब चूंकि टेक्निकल टीम मेरा नहीं था, अपना घर गया हुआ था, अब रेगुलर क्लास होगा आपका, हर दिन वीडियो जाएगा। जिस प्रकार वीडियो को आप लोग प्यार देते हैं दीजिए। अगर अच्छा लगे वीडियो तो सपोर्ट कीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक भी बटन दबा दीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और क्वेश्चन का लेवल क्या है और कैसा रखना है हमको। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही। जाइए, भुलाइएगा नहीं, दुआओं में याद रखिएगा, और मेहनत को बेकार नहीं जाने दीजिएगा। और पढ़िए, 10 घंटा 12 घंटा हर दिन पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, जल्दी नौकरी हो जाएगा। तो जिंदगी का हर चीज जल्दी जल्दी मिलेगा। जितना लेट करोगे उतना भीड़ भी लगेगा, है ना? तो करते हैं, बाय बाय, टाटा, लव यू, थैंक यू, कीप इट ऑल, ध्यान रखिएगा। चलिए कल मिलेंगे फिर, बाय बाय।